हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर फर्स्ट के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंट्रोडक्टरी स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और आज हम बात करेंगे लेसन नंबर 7 के ऊपर, है ना। तो लेसन नंबर 6 तक की वीडियोस में ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुका हूं, तो लेसन नंबर 7 जो है वो मैं इस वीडियो से शुरू करना है, ठीक है। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336 हमें व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब हम चालू करते हैं आज का कंसेप्ट। जो हमारा लेसन नंबर 7 है वो हमारे पास है क्या, एक तो क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है जिसको हम CDF बोल लेते हैं, डेंसिटी फंक्शन को भी डिफाइन करना पड़ेगा वो भी समझ लेंगे, और एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू की बात तो मैं इसी वीडियो में करूंगा, तो बाद में टॉपिक तो बाद में आएंगे, लेकिन नहीं हम इसे इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। यानी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू को हम पहले डिस्कस करेंगे और वेरिएंस को इसके बाद डिस्कस करेंगे, और सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे CDF यानी कि क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और डेंसिटी फंक्शन, ठीक है। तो चलो चालू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इस कंप्लीट चैप्टर में हमें क्या क्या सीखने का मौका मिलेगा, यानी कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इस चैप्टर के। तो वो देखते हैं। हमारे पास 6 लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। पहला क्या है, नीड टू इवेल्युएट द डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। हमें डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स समझना होगा ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, यानी कि PDF के लिए जो हम बात करते हैं कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। आप लोगों को याद होगा मैंने यहाँ पे 2 तरह की बात करी थी, आप जब हमको रैंडम वेरिएबल समझा रहा था। एक डिस्क्रिप्टिव रैंडम वेरिएबल, एक होता है हमारे पास यहाँ पे सॉरी वो तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल था, और एक हमारे पास वहाँ पे क्या था, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। लेकिन यहाँ पे हमें समझना क्या होगा, स्टैट की 2 ब्रांच थी ना, एक इन्फ्रेंशियल और एक डिस्क्रिप्टिव। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होती है और उसमें हमारे पास PDF यानी कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। वो मैंने डिस्क्रीट समझ लिया, डिस्क्रीट तो हम बात कर चुके हैं कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या होता है और कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल क्या होता है। दूसरा, टू लर्न द फॉर्मूला एंड मेथड टू डिराइव द एक्सपेक्टेड वैल्यू। हमें यहाँ पे क्या समझना पड़ेगा, वो फॉर्मूला जिसके जरिए या फिर वो मेथड जिसके जरिए हम एक्सपेक्टेड वैल्यू को निकाल सकते हैं, जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं, एंड द ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो आप लोगों को याद होगा मैंने आप लोगों को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सिखाया था जब मैं आपको रैंडम वेरिएबल X समझा रहा था। वहाँ पे मैंने आपको बनाना सिखाया भी था कि कैसे टेबल बनती है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो में समझेंगे कि उसका एक्सपेक्टेशन यानी कि उसका मीन बोलते हैं एक तरह से इसे, वो हम कैसे निकाल सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया भी था कि उसका मीन निकालना सीखेंगे, उसको भी हम क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेशन बोलते हैं। उसका वेरिएंस भी निकलता है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकलता है, ठीक है। तो वो सब हम इस पॉइंट के तहत बात करेंगे। तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, टू कंप्यूट एंड अप्लाई एक्सपेक्टेड वैल्यू इन डिफरेंट रैंडम एक्सपेरिमेंट्स। और यही नहीं, जो हमारे पास डिफरेंट रैंडम एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उसमें हम एक्सपेक्टेड वैल्यू को यानी कि एक्सपेक्टेशंस को किस प्रकार से यूज करते हैं वो हम समझेंगे बाय डिराइविंग द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है। कैसे, क्या डिराइव करके, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन डिराइव करके, क्योंकि बिना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिराइव किए ना तो आप एक्सपेक्टेशंस निकालना सीख सकते हैं, ना आप एक्सपेक्टेशन निकाल सकते हैं, ना ही आप वेरिएंस निकाल सकते हैं, ना ही हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बनाना आना बहुत जरूरी है इस कंसेप्ट के लिए। फोर्थ पॉइंट क्या है, टू लर्न द फॉर्मूला एंड मेथड। हमें फॉर्मूला समझना पड़ेगा और मेथड समझना पड़ेगा ऑफ डिराइव वेरिएंस की, वेरिएंस कैसे निकलेगा ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इसके लिए तो पहले मैंने एक्सपेक्टेशन के बारे में बात कर ली, फिर हम वेरिएंस की बात कर लेंगे। फिफ्थ पॉइंट क्या आएगा, टू कंप्यूट एंड अप्लाई द वेरिएंस इन डिफरेंट रैंडम एक्सपेरिमेंट। और यही नहीं, हमें जो है ना अप्लाई और निकालना आना चाहिए वेरिएंस इन डिफरेंट रैंडम एक्सपेरिमेंट, अलग रैंडम एक्सपेरिमेंट्स का, बाय डिराइविंग द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। आपको याद होगा ऊपर वाले पॉइंट में किसकी बात कर रहे थे कि जब हम PDF बनाएंगे यानी कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बनाएंगे उसमें हम एक्सपेक्टेशंस कैसे निकाल लेंगे, या हम समझेंगे कि हम वेरिएंस कैसे निकाल लेंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकाल लेंगे। 6 पॉइंट क्या है, टू प्रोवाइड एक्सपोजर टू वेरियस यूजफुल प्रॉपर्टीज। यही नहीं, हमें अलग अलग प्रॉपर्टीज भी समझनी पड़ेगी। एक तो एक्सपेक्टेड वैल्यू की, जो मैं देखो की बैठा हूं यहाँ पे, कि हम लास्ट में सबसे डिस्कस करेंगे कि एक्सपेक्टेड वैल्यू या फिर एक्सपेक्टेशंस की प्रॉपर्टीज किस तरीके की होती है और कैसे काम करती हैं। और यही नहीं, जब हम वेरिएंस की बात करेंगे तो हम वेरिएंस की प्रॉपर्टीज भी निकालना सीखेंगे टू द स्टूडेंट्स एंड देयर एप्लीकेशंस, और उसके एप्लीकेशंस भी हम यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। तो अब सबसे पहली बात क्या आती है कि भैया एक्सपेक्टेड वैल्यू होता क्या, आप ये डिफाइन कर दो हमें।
तो एक्सपेक्टेड वैल्यू की डेफिनेशन ये रही। फिर मैं आपको एक क्वेश्चन समझाऊंगा जहाँ पे मैं आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, एक या दो क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना भी सीखेंगे, ठीक है, और फिर हम उसका एक्सपेक्टेशन यानी कि जिसको मीन भी बोल लेते हैं वो भी निकाल कर देखेंगे। अब पहले समझते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब क्या होता है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एनी रैंडम वेरिएबल एक्स, अगर हमें किसी भी रैंडम वेरिएबल एक्स के लिए अगर एक्सपेक्टेशंस या फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है, इज ऑब्टेन्ड बाय समिंग द प्रोडक्ट। कैसे निकलेगा वो? समिंग द प्रोडक्ट, यानी कि जो भी प्रोडक्ट आया, किसी का प्रोडक्ट पहले वो देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ईच रैंडम वेरिएबल एक्स, हर एक रैंडम वेरिएबल एक्स का किसके साथ? कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी के साथ। मतलब जो भी हम रैंडम वेरिएबल एक्स के अंदर वैल्यूज होंगी उसकी मल्टीप्लाई उसी के प्रोबेबिलिटी से करके जो सम आएगा ना उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपेक्टेड वैल्यू बोलते हैं। वो क्वेश्चन में देखोगे भी अभी, corresponding probability of distribution function where D is the domain to which all values of x random variable belong। और D हमारा वो डोमेन है जहाँ से हमारा रैंडम वेरिएबल x की वैल्यू बिलोंग करती है, ठीक है। एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, आपके बुक में भी रखा है समझाने के लिए, वो क्वेश्चन करके दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। प्रॉपर्टीज बिल्कुल लास्ट में देखेंगे, उस क्वेश्चन के बाद बात करेंगे प्रॉपर्टीज के बारे में। पहले क्वेश्चन लेते हैं एक, हमने मान लो एक सिक्का उछाला 3 बार, तो काफ़ी बार ये मैंने वाला एक्सपेरिमेंट वाला किया हुआ है, तो आप लोगों को पता होगा कि टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बनेंगे 2⁻³ यानी कि 8, यही बनेंगे। क्योंकि 2 का मतलब यहाँ पे क्या है कि सिक्के के दो ही पहलू होते हैं, दो ही चीज़ें आ सकती है जब हम एक सिक्के को उछालते हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। 3 का मतलब क्या है कि हमने सिक्के को 3 बार उछाला हुआ है, तो 2⁻³ 8 सैंपल स्पेस बनेंगे। अब वो 8 सैंपल स्पेस कुछ इस तरीके से बनेंगे, ठीक है। हमारे पास 4 बार हेड, 4 बार टेल, फिर 2 बार हेड, अच्छा, और 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल, फिर क्या बनेगा? हेड टेल हेड टेल, हेड टेल हेड टेल। इसके अलावा कोई सैंपल स्पेस बनेगा क्या? बिल्कुल नहीं बनेगा। अब सबसे पहले क्या बनाते हैं हम? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो उसके लिए हमें किसी न किसी को क्या मानना पड़ेगा? रैंडम वेरिएबल एक्स मानना पड़ेगा, है ना। तो मैंने यहाँ पे मान लिया रैंडम वेरिएबल एक्स किसको? नंबर ऑफ हेड्स को, कि नंबर ऑफ हेड्स कितनी बार आ रहे हैं, तो इसको हमने यहाँ पे मान लिया है रैंडम वेरिएबल एक्स नंबर ऑफ हेड्स, ठीक है। और अब हम सब जानते हैं अगर सिक्का 3 बार उछला है तो नंबर ऑफ हेड्स जो है ना, हो सकता है वो एक बार भी ना आए, हो सकता तीनों सिक्कों पे टेल आ गया हो सकता है कि एक बार हेड आए, हो ये भी सकता है कि 2 बार हेड आए, और हो ये भी सकता है कि तीनों बार ही क्या हो जाए? हेड आ जाए। इस 4 के अलावा कोई भी केस बन सकता है क्या? बिल्कुल नहीं बन सकता। तो भाई थोड़ा झेल लेना, आज जुकाम हो रखा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ हेड्स तो एक्स आएगा, पता लगे माइक में भी सुर सुर की आवाज़ आ रही है ना। तो चलो देखते हैं। तो एक्स हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ हेड्स है। अब 0 1 2 3 तो याद रखा है। और नंबर ऑफ हेड्स, इसका हमें क्या करना पड़ेगा? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। जुकाम मार दिया भाई इसने तो आज। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं सबकी। तो देखते हैं भाई, नंबर ऑफ हेड्स क्या आएगा? 0, मतलब एक बार भी हेड नहीं आएगा। अब एक बार सॉरी नंबर ऑफ हेड 0, तो एक बार भी हेड नहीं आएगा। अब एक बार भी हेड नहीं, इसका तो कौन सा केस है कि तीनों बार टेल आया होगा, और तीनों बार टेल आने की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? 1/8 यही होती है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तीनों बार टेल आने की। अब बात करते हैं एक बार हेड आया। देखो एक बार हेड कौन कौन से केस में है? एक इस केस में है, ठीक है, एक इस केस में, 3 केस है, तो 3/8, ठीक है। 2 बार हेड आने की बात करूँ तो 2 बार हेड कौन कौन से केस में है? 1 2 और इस तरफ 3, ये भी 3/8। और 3 बार हेड का तो एक ही केस है भाई, है ना, ये वाला, तो 1/8। तो मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी ना, याद है, कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जो भी नंबर आएंगे वो 0 से बड़े होंगे या फिर बराबर हो सकते हैं, है ना। देखो सारे नंबर 0 से उनके बीच में है। और मैंने एक चीज़ और भी इंपॉर्टेंट समझाई थी कि वो चीज़ भी ध्यान रखना कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में इन सबका सम जो है वो 1 आता है। अब करके देख लो भले ही सम, डिनोमिनेटर सेम है, 3 और 1 4, 4 और 3 7 और 1 8, 8/8 1 आ गया। अब हमें निकालना क्या है वो समझ लेते हैं। हमें निकालना क्या था? एक्सपेक्टेशंस। तो अब हम निकालने वाले हैं एक्सपेक्टेशन, उसको दिखाते हैं ऐसे, ठीक है। अब एक्सपेक्टेशन पता है क्या होता है? सिग्मा यानी कि समेशन। देखो यहाँ पे लिखा था मैंने डेफिनेशन में, रैंडम एक्सपेक्टेड वैल्यू, ये सब मत पढ़ो, बस ये पढ़ो। एक्सपेक्टेड वैल्यू इज ऑब्टेन्ड बाय समिंग द प्रोडक्ट ऑफ ईच रैंडम वेरिएबल एक्स, हर एक रैंडम वेरिएबल एक्स का, ठीक है, मल्टीप्लाई किससे? एंड द कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी, उसी कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी के साथ, यानी कि x का मल्टीप्लाई पी एक्स के साथ। ऐसे हम निकालते हैं। जब मैं इसे सोल्व करूँगा तो सोल्व कैसे होगा? हमारे पास ये सोल्व होगा कुछ इस तरीके से। तो 0 मल्टीप्लाई में 1/8। आप लोग थोड़ी देर उसको मैंने बैठो, उसको मैंने
0 मल्टीप्लाई 1/8, बीच में प्लस, यहाँ पे क्या आएगा 1 मल्टीप्लाई में 3/8, प्लस में 2 मल्टीप्लाई 3/8 और प्लस में 3 मल्टीप्लाई में 1/8। कोई दिक्कत तो नहीं? तो यही करना था हमें, एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग हमें करना क्या था, जो भी रैंडम वेरिएबल x है उसकी मल्टीप्लाई उसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से करनी, प्रोबेबिलिटी से करनी थी और फिर हमें उसे ऐड करना था। अभी तो सबको पता है तो 0 हो जाएगा, 0 इंटू कुछ भी हो 0, खत्म हो गया ये तो। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 3/8। भाई कुछ कट रहा है तब भी मत काटना, क्योंकि सिंपलीफिकेशन इजी रहेगी, भूल जाओ तुम्हें काटना आता है, क्योंकि काटोगे तो डिनोमिनेटर चेंज होगा, तुम्हें एलसीएम लेना पड़ेगा। अभी हम डिनोमिनेटर को सेम रखने की कोशिश करेंगे, तो 3/8 ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर लो ना, 2 3 6/8 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 3/8। जो हम इसे ऐड करेंगे तो देखो आंसर क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है 6 इंटू, सॉरी डिनोमिनेटर सेम है ना, तो हम ऊपर वाले को ऐड कर लेंगे, तो 6 + 3 9, 9 + 3 12, यानी कि 12/8। इसको अगर मैं 4 से काटूंगा तो कितना आएगा 3/2। तो ये हमारे पास क्या आ गया इस क्वेश्चन में, एक्सपेक्टेशन। बहुत ही निहायत ही आसान टॉपिक था जो मैंने आपको करवा दिया है, एक्सपेक्टेशन। एक क्वेश्चन करेंगे पर वीडियो के आखिरी में, उससे पहले जान लेते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज जिसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टीज, है ना। प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। तो जब प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू कौन कौन से थे। पहला क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट। एक्सपेक्टेड वैल्यू किसी भी कांस्टेंट का हमेशा एक कांस्टेंट ही रहता है, मतलब वही आंसर हो जाएगा। दूसरा देखो, 1 मिनट वेट करना, मैं भी आया बस 1 मिनट। तो चलो आगे देखते हैं। हाँ, तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी, एक्सपेक्टेशन ऑफ द सम ऑफ 2 रैंडम वेरिएबल। अगर मान लो हम 2 रैंडम वेरिएबल की एक्सपेक्टेशंस का सम करते हैं, फॉर एग्जांपल एक x है और एक y है, इज इक्वल टू द सम ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल EXY इक्वल टू EX प्लस में EY। इसका मतलब होता ये है कि आप 2 इवेंट्स को, 2 रैंडम वेरिएबल को जोड़ लो x + y, उसके बाद उसकी एक्सपेक्टेशन निकाल लो, या फिर आप दोनों की इंडिविजुअली एक्सपेक्टेशन निकालो, दोनों का सम क्या होता है, इक्वल ही होता है। यानी कि EX + y बराबर आएगा EX प्लस में EY के, इसी ध्यान रखना। तीसरा पॉइंट क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रेशियो ऑफ द 2 रैंडम वेरिएबल इज नॉट इक्वल टू द रेशियो ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दोज रैंडम वेरिएबल्स। इसका मतलब अगर आप 2 रैंडम वेरिएबल्स को रेशियो करने के बाद उसका एक्सपेक्टेशन निकाल रहे हो, यानी कि रेशियो में लेने के बाद आप उसका एक्सपेक्टेशन निकाल रहे हो और आप उसका अलग अलग एक्सपेक्टेशन निकाल के रेशियो में रख रहे हो, दोनों सेम बात नहीं होगी। जैसे यहाँ पे देखो, ये समझ में आएगा आप लोगों को कि x/y किया, फिर हमने उसका एक्सपेक्टेशन निकाला, और एक एक्सपेक्टेशन ऑफ x लिया, फिर अपॉन एक्सपेक्टेशन ऑफ y लिया, दोनों क्या होंगे, इक्वल नहीं होंगे। यहाँ पे नॉट इक्वल टू का सिंबल आएगा, बस। अब आता है हमारे पास यहाँ पे फोर्थ पॉइंट में क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 रैंडम वेरिएबल्स। अगर आप एक्सपेक्टेड वैल्यू यानी कि एक्सपेक्टेशंस ले रहे हो 2 रैंडम वेरिएबल्स का, ठीक है, तो आपने मल्टीप्लाई कर लिया। जैसे मैं यहाँ पे देखो, ये आपने 2 रैंडम वेरिएबल लिए x × y, उनका एक्सपेक्टेशन ले लिया, ठीक है, वो बराबर आएगा अगर आप दोनों का एक्सपेक्टेशन अलग अलग निकाल के मल्टीप्लाई करते हो। तो देखो, दोनों का एक्सपेक्टेशन अलग अलग लिया, मल्टीप्लाई कर लिया और वो सेम ही आया। इसके बाद एक नोट है इंपॉर्टेंट यहाँ पे, वो क्या है, और अगर हमारे x और y इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स हैं, यानी जो दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, तो फिर उनकी मल्टीप्लाई जो है वो EX × EY के बराबर ही आएगी, ठीक है, वो भी सेम बात ही है। फिफ्थ पॉइंट देखो यहाँ पे, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द स्क्वायर ऑफ x। अगर आपने किसी भी रैंडम वेरिएबल x का स्क्वायर कर लिया और उसके बाद में आपने उसका एक्सपेक्टेशन निकाला, और एक काम आपने क्या किया कि एक्सपेक्टेशन पहले निकाल लिया, बाद में स्क्वायर किया, दोनों अलग अलग बातें होती हैं, दोनों का आंसर क्या होगा, अलग अलग आएगा। यहाँ पे एक्सपेक्टेशन निकाल के स्क्वायर किया है, यहाँ पे स्क्वायर करने के बाद एक्सपेक्टेशन निकाला है। 6 देखो, इफ a इज कांस्टेंट, अगर a हमारा कोई भी कांस्टेंट है, तो अगर आप a की रैंडम वेरिएबल x से मल्टीप्लाई करके फिर आप एक्सपेक्टेशन निकाल रहे हो, और एक्सपेक्टेशन निकालने के बाद आप a से मल्टीप्लाई कर रहे हो, दोनों सही बात होती है, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद 7 देख लो, वो भी आसान सी है, इफ a एंड b आर कांस्टेंट। अगर a और b कांस्टेंट है और आपको एक्सपेक्टेशन निकालना है ax + b एक्सपेक्टेशन, तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे कि a को बाहर ले सकते हो, कांस्टेंट है क्योंकि, और आप सिर्फ x एक्सपेक्टेशन निकाल के बाद में a से मल्टीप्लाई कर लेना, और b का एक्सपेक्टेशन क्या होगा, b के बराबर ही होगा, क्योंकि मैंने आपको पहली प्रॉपर्टी में समझाया था कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट, कि अगर आप कभी भी एक कांस्टेंट का एक्सपेक्टेशन निकालते हो तो उसका आंसर क्या आता है, हमेशा कांस्टेंट ही आता है, ठीक है। तो वो प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे सीखी, ठीक हो ना, ले जा आराम से ले जा। 8वां देखते हैं, 8वीं प्रॉपर्टी,
ठीक है। इफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ मल्टी वेरिएट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आपके पास एक मल्टी वेरिएबल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी आपको क्या निकालनी है, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है। तो एक्सपेक्टेशन बराबर होगा ई एक्स ई वाई एक्स कोमा वाई एफ एक्स वाई। ठीक है, तो ये हमारा एक फॉर्मूला होता है, उसको आप रख के यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे हम एक्सपेक्टेशन निकालेंगे एक डाई को रोल करके। ठीक है, तो वो कर लेते हैं क्वेश्चन, फिर मैं आप लोगों को फ्री कर दूंगा एक्सपेक्टेशंस के, यानी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू के टॉपिक से। फिर अगली वीडियो में बात करेंगे वेरिएंस की, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन की, और सबसे लास्ट में हम समझेंगे कि क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है। कि बच्चे डर के होंगे कि भैया बुक में तो पहले देखा है टॉपिक, आप बाद में करवाओगे, कहीं स्किप तो नहीं कर दोगे आप? अरे करवाऊंगा भाई, सब करवाऊंगा, टेंशन मत लो। ना करवाऊँ तो कमेंट कर देना, ठीक है, जो भूल भी गया ना वो भी याद आ जाएगा मेरे को। तो आगे मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। और अगर भाई वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो ऐसी वीडियोस के लिए, और मुझे भी शेयर भी कर दो जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। ठीक है, अब थोड़ा सपोर्ट तो आप लोगों को भी दिखाना पड़ेगा। अब जिसको जो उतारना उतार लो मैट्रॉन बोर्ड के सामने से। तो चलो फिर देखते हैं बस एक क्वेश्चन। अब आप लोगों को एक चीज़ समझाता हूँ कि भाई जब दो डाइस को उछालते हैं सैंपल स्पेस कितने बनते हैं। तो आपको पहले तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस का फॉर्मूला पता होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 6 की पावर n। 6 की पावर n क्या होता है, फॉर्मूला टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस का, जहाँ पे n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी बार वो सिक्का जो है उछाला। ओ सॉरी, 6 और n का मतलब क्या होता है, यहाँ पे 6 क्यों लिखा, क्योंकि भाई देखो जब हम एक क्या बोलते हैं डाई को उछालते हैं तो उसमें 6 आउटकम आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और n का मतलब ये है यहाँ पे कि कितनी बार वो डाइस रोल किया गया है। 2 बार डाइस रोल किया है तो 6 की पावर 2 36 सैंपल स्पेस बनेंगे। वैसे मैंने ऐसा क्वेश्चन पहले भी करवाया था आपको एक टॉपिक में, ठीक है, जहाँ पे मैं आपको शायद प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सिखा रहा था। आज भी वो क्वेश्चन करना ही है, पर हमें मेन क्या निकालना है, एक्सपेक्टेशंस। तो पहले वो कर लेते हैं, है ना। तो उछालते हैं पहले एक दो डाई को, तो 1 के साथ 1 भी आ सकता है, 1 के साथ 2 भी आ सकता है, 1 के साथ 3 भी आ सकता है, 1 के साथ 4 भी आ सकता है, 1 के साथ 5 भी आ सकता है, और 1 के साथ 6 भी आ सकता है। सेम ऐसे ही 2 के साथ 1 भी आ सकता है, 2 के साथ 2 भी आ सकता है, 2 के साथ 3 भी आ सकता है, 2 के साथ 4 भी आ सकता है, 2 के साथ 5 भी आ सकता है, और 2 के साथ 6 भी आ सकता है। और सेम ऐसे ही 3 के साथ 1, 3 के साथ 2, 3 के साथ 3, 3 के साथ 4, 3 के साथ 5, और 3 के साथ 6। फिर ऐसे ही 4 के साथ 1, 4 के साथ 2, 4 के साथ 3, 4 के साथ 4, 4 के साथ 5, और 4 के साथ 6। फिर ऐसे ही 5 के साथ 1, 5 के साथ 2, 5 के साथ 3। सबसे बोरिंग काम लगता है ये, 5 के साथ 4, 5 के साथ 5, और 5 के साथ 6। ठीक है, फिर ऐसे ही 6 के साथ 1, वैसे तो आप लोगों ने 10th बनाना सीखा होगा। ऐसे ही 6 के साथ 2, 6 के साथ 3, 6 के साथ 4 बस होता है। सारी पॉसिबिलिटी लेनी पड़ती है यहाँ पे, ध्यान रखना, 6 के साथ 5 और 6 के साथ 6। तो बस ये चीज़ हो गई। तो ये तो आ गया हमारे पास सारे के सारे सैंपल स्पेस। अब सारे सैंपल स्पेस आ चुके हैं यहाँ पे, 36 सैंपल स्पेस आएंगे। अब हम यहाँ पे पहले क्या चूज करेंगे, इसकी अब पहले यहाँ पे रैंडम वेरिएबल x मानना पड़ेगा, और फिर उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को निकालना पड़ेगा। तो पहले रैंडम वेरिएबल x मान लेते हैं। तो ये रहा हमारे पास यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। यहाँ पे क्या है, रैंडम वेरिएबल x हम मान लेते हैं, सम ऑन 2 डाइस, सम ऑन 2 डाइस, और नीचे क्या है उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि px। अब एक सिंपल सी बात ये आती है कि भाई जब हम सम ऑन 2 डाइस की बात करते हैं तो डाइस पे मिनिमम सम कितना आता है, 2। क्यों, क्योंकि दोनों डाइस पे मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, 1 1 ही तो आएगी, और 1 1 अगर मिनिमम वैल्यू भी आ रही है 1 और 1 तो मिनिमम वैल्यू 2 आती है, और मैक्सिमम वैल्यू डाइस पे 6 आ सकता है। और अगर दोनों डाइस पे 6 आते हैं तो 6 और 6 12 आएगा यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू 2 हो सकती है डाइस पे, फिर 3 भी आ सकता है डाइस पे, 4 भी आ सकता है, 5 भी, 6 भी आ सकता है डाइस पे, 7 भी आ सकता है, 8 भी, 9 भी, 10 भी, और 11 भी आ सकता है, और लास्ट में डाइस पे 12 भी लेके आ सकते हैं। तो ये हो गई। अब फटाफट इनकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चेक कर लेते हैं। डाइस पे 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, सम जो है ना डाइस पे सम 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो सम 2 जो है वो एक ही बार आ सकता है जब 1 और 1 का केस बने। तो 1 अपॉन टोटल कितने हैं, 36। 3 कब आ सकता है, या तो 2 और 1 आया हो या 1 और 2 आया हो, यानी कि ये हो गए सम 3 वाले, है ना। दूसरा मार्कर यूज़ कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 अपॉन 36। फिर सम 3 आने की देखो ये, और सम 4 आने की देखो ये रे,
ठीक है, 1 और 3, 2 और 2, 3 और 1, यानी कि 3/36। सम 5 आने के देखो ये रहे 4 और 1, 3 और 2, 2 और 3, 1 और 4, तो 1 2 3 4, 4/36। सम 6 आने की बात करूँ तो ये रहे 5 और 1, 4 और 2, 3 और 3, 2 और 4, 1 और 5, तो ये हो गया हमारे 5/36। 1 मिनट वेट करना, ठीक है। चलो फिर आगे देखते हैं फटाफट। हाँ, तो मैं बात कर रहा था 7 के प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की। देखो सम 7 कौन कौन से केस में आ रहा था, तो सम 7 जो है वो 1 और 6, 5 और 2, 4 और 3, 3 और 4, 2 और 5, 1 और 6। तो ये सारे जो केसेस है ना वो सम 7 आने के हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 ऐसे केस यहाँ पे सम 7 आ रहा है, यानी कि 6/36 होगी इसकी प्रोबेबिलिटी। अगर मैं सम 8 आने की बात करूँ तो सम 8 देखो बस यूँ चलता रहेगा सीरीज में सम। अब ये सम 8 आने की हो गई 6 और 2, 5 और 3, 4 और 4, 3 और 5, 2 और 6। कई बच्चे यहाँ ढूंढना शुरू कर देते हैं कि भैया सम 8 कहाँ पे आ रहा है। इससे मैंने तरीका बता रखा है कि यूं ही आपको सम मिलते रहेंगे। तो 5/36 अब ये घटता रहेगा। सम 9 आने कितने होंगे 4/36, देख लो ये रहे 9, सम 9 आने के डाइस पे 4/36। 10 आने के ये रहे 3, कितने हो गए 3/36। और सम 11 आने के 2 ही केस है 6 और 5, 5 और 6, तो 2/36। और सम 12 आने का सिर्फ एक केस है 1/36। तो ये तो मैंने आपको पहले भी सिखाया था कि प्रोबेबिलिटी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे की जाती है जब हम बात करते हैं डाइस पे, ठीक है, या फिर किसी भी रैंडम वेरिएबल एक्स के लिए। उसमें मैंने आपको एक खास चीज़ ये बताई थी कि जब भी आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो एक चीज़ का ध्यान रखना, जो प्रोबेबिलिटी है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती, ना ही 1 से बड़ी होती है। तो ये सारी वैल्यूज जो है वो 0 से लेकर 1 के बीच में है, और इन सबका सम जो है ना वो कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। 1 मिनट रुकना, चलो फिर आगे देखते हैं। हाँ, तो मैं किस चीज़ की बात कर रहा था अब आगे, तो ये तो हो गया हमारा सम ऑन 2 डाइस और ये हो गया उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। मेन जो मैं चीज़ के निकालने एक्सपेक्टेशन। हाँ, मैं क्या करता कि इनका सबका सम जो है 1 आएगा, वो आप करके देख लेना कैसे भी। डिनोमिनेटर सेम है तो अब लोग बताया जब भी डिनोमिनेटर सेम होता है और हमें ऐड करना हो तो हम डायरेक्टली डिनोमिनेटर को ऐड करके कर सकते हैं। जैसे 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 कितना हो गया 15, 15 और 6 21, 21 और 5 हो गया 26, 26 और 4 कितना हो गया हमारा 30, 30, 33, 35 और 36 आ गया ना। 36/36 1 आ गया। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है वो बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है। अब सिर्फ निकालना क्या है एक्सपेक्टेशन। फटाफट निकालते हैं और करते हैं इस वीडियो को फिनिश। वो कैसे करेंगे, सबको फॉर्मूला पता ही होना चाहिए। अब फॉर्मूला क्या होता है एक्सपेक्टेशन निकालने का, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकालने का फॉर्मूला होता है आप रैंडम वेरिएबल एक्स की मल्टीप्लाई कर दो उसी के प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से, यानी कि पी एक्स से। तो क्या कर दोगे सिग्मा, सिग्मा यानी कि सिग्मा मेल नहीं समेशन, ठीक है, टोटल करना है, ठीक है। तो एक्स देखो यहाँ पे, तो 2 × 1/36, बीच में आएगा प्लस, फिर 3 × 2/36, फिर आएगा 4 मल्टीप्लाई 3/36, फिर आएगा 5 मल्टीप्लाई में 4/36, और फिर आएगा 6 मल्टीप्लाई में 5/36, प्लस में क्या आएगा 7 मल्टीप्लाई में 6/36, 8 मल्टीप्लाई में 5/36, 9 मल्टीप्लाई में 4/36, और 10 मल्टीप्लाई में 3/36, और 11 मल्टीप्लाई में 2/36, और लास्ट में आएगा हमारे पास 12 मल्टीप्लाई में 1/36। अब फटाफट इनको प्लस मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करोगे भाई, काटना मत गलती से भी, फिर बोल रहा हूँ ऐड करना मुश्किल हो जाएगा, फिर तो एलसीएम लेना पड़ेगा पूरे को सोल्व करने के लिए। काटना मत, भले ही काटना आता हो, अपना यहाँ स्मार्ट बुद्धि नहीं लगानी, यहाँ सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। तो 2 × 1 कितना हो गया 2/36, बीच में प्लस, 3 × 2 कितना हो गया 6/36, बीच में प्लस, 4 × 3 12/36, बीच में प्लस, 5 × 4 20/36, बीच में प्लस, और फिर क्या आएगा 6 × 5 30/36, फिर करेंगे हम 7 × 6 42/36, फिर करेंगे 8 की मल्टीप्लाई, 8 5 40 40/36, फिर आएगा 9 4 36/36। गलती से मत काटना भाई यहाँ पे। 10 × 3 30/36, यहाँ पर लिख लेते हैं 30/36, और फिर 11 की करी 2 से 22/36, और 12 की जब मैं करूँगा मल्टीप्लाई तो 12/36, तो ये आए हैं। अब डिनोमिनेटर सेम है सबके, तो न्यूमरेटर आप यूँ कहीं ऐड कर सकते हो। मैं न्यूमरेटर ऐड कर रहा हूँ बस। अब 2 और 2 4 और 0 4 रहेगा, 4 6 10, 10 और 2 कितना हो गया 12 और 2 हो गया हमारा कितना 14 और 6 हो गया हमारा 22 का 2 और 2 कैरी यहाँ पे ले लेते हैं।
2 + 1 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 4 15, 15 और 4 19, 19 और 3 22, 22 और 2 कितना होगा 24, 25, बस 25, 252/36। ये हमारे पास क्या है एक्सपेक्टेशन। अब काटना चाहो तो काट सकते हो, क्योंकि अब मैंने ऐड कर लिया, अब तो काटना है तो काटेंगे अब। ठीक है, 2 से कट रहा है क्या, शायद 4 से भी कट रहा है, 4 से गया 9 पे, अब 4 में 25 आएगा नहीं, 24 कितने पे आएगा 6 पे, एक रहेगा रिमाइंडर 12 आएगा 3 पे, फिर कट रहा है ये 9 से कितने पे आएगा 7 पे, 7 9 जा 63 है ना। तो बस ये हमारे पास क्या आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो 7 जो है ना वो हमारे पास क्या है एक्सपेक्टेशन इस केस में। तो उम्मीद है आपको टॉपिक समझ में आ गया है। ठीक है, अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में जहाँ पे हम बात करेंगे इसके वेरिएंस की और स्टैंडर्ड डेविएशन की, और फिर बिल्कुल लास्ट में डिस्कस करेंगे CDF यानी कि क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है और डेंसिटी फंक्शन क्या होता है। ठीक है, और अगर जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836336 यहाँ पे व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो भाई वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए, और उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। अब जिसको जो उतार सकता है मैं बोर्ड के सामने से।